हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 के हैं, यानी सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो इस सीरीज का हर एक लेक्चर देखते रहिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ये सीरीज का पार्ट नंबर 36 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 176 क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है 1 to 175 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो वो पार्ट नंबर 1 to 35 में है। ठीक है, हर एक लेक्चर में हम डिटेल में 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अगर आपने मिस किया है फर्स्ट 175 क्वेश्चंस को तो मैं आपके लिए 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। आप जाइए, वहां से जाके जरूर से फर्स्ट 175 क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, बिकॉज हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर एक सीरीज का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सीरीज में, बिकॉज आपको नहीं पता कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ये बात श्योर है कि पीवाईक्यू से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपको ये समझ में आना चाहिए कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनके आंसर सॉल्व किए जाने चाहिए, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ दीज आर readily accepted distinguishing characteristics of services that create unique strategic challenges। इनमें से हमें क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज पूछा है, फीचर्स ऑफ सर्विसेज पूछा है। अब ये क्वेश्चन ना पहले वाली शिफ्ट में आ चुका था, है ना, फिर से आया है। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पेरिशेबिलिटी सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक है। इनसेपरेबिलिटी भी है, इंटेंजिबिलिटी है, इनस्क्रूटेनेबिलिटी ऐसा भी कुछ नहीं। यानी आंसर क्या होगा? 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 एंड 4। कैसे? अब एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो पीवाईक्यू में आया है, बट फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से एक रिविजन ही हो जाएगी। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज के? टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्विस के। ठीक है, सर्विस क्या होती है आई होप आपको पता होगा। सर्विस मतलब ही क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, राइट, तो ये एक सर्विस है ना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सर्विस कैसी रहती है? इंटेंजिबल रहती है। इंटेंजिबल यानी मेरी सर्विस आपको दिख रही है क्या? मेरी नॉलेज दिख रही है क्या? मेरी स्टडी दिख रही है क्या आपको? नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेरा लेक्चर दिख रहा है ना। लेकिन मेरी नॉलेज, मेरी चीजें या मेरा बोलते हैं ना नॉलेज बेस हो गया है और कुछ भी, वो सब नहीं दिख सकता। यानी सर्विसेज कैसी रहती हैं? सर्विसेज इंटेंजिबल रहती है, जिसको हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इनको आप फील कर सकते, सुन सकते हैं या स्मेल नहीं कर सकते बिफोर परचेज। ठीक है, सेकेंड सर्विस का फीचर क्या रहता है? इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप सर्विस रिसीवर है, राइट। आप और हम अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको सर्विस लेनी है, अगर आपको मेरे लेक्चर सुनने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आएंगे तो आपको सर्विस मिल पाएगी क्या? मेरे लेक्चर्स मिल पाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं मिल पाएंगे, है ना। फिर थर्ड चीज होती है सर्विसेज कैसी रहती है? पेरिशेबल रहती है। पेरिशेबल यानी उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो हम लोगों के लेक्चर्स पड़े रहते हैं, स्टोर रहते हैं, बट सोच के देखिए, आप किसी दिन कॉलेज नहीं गए तो कॉलेज में जो आज लेक्चर होने थे वो तो हो गए, है ना। वो प्रोफेसर तो अपना कॉलेज का उस दिन का जो भी उनका पार्ट था वो पढ़ा के चले गए और आपने आज अगर कॉलेज मिस कर दिया तो आपको क्या होगा? आपके वो लेक्चर्स चले गए हाथ से, है ना। वैसे ही सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है, और आप उस अपॉइंटमेंट वाले दिन डॉक्टर के पास गए ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी सर्विस तो पेरिशेबल हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो उस दिन तक ही लिमिटेड थी। अगर आपको अब फिर से उस डॉक्टर के पास जाना है तो फिर से नई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही सर्विसेज क्या रहती है? पेरिशेबल रहती है। जैसे से फॉर एग्जांपल यही टॉपिक मैंने इससे पहले भी 1000 पीवाईक्यू सीरीज में एक बार पढ़ाया है, जब आया था यहाँ से क्वेश्चन, तो मैंने तब भी ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था, है ना। लेकिन तब का एक्सप्लेनेशन देखोगे और अब का एक्सप्लेनेशन देखोगे आप मेरा, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना, है ना। तो वो होता है आपका
वेरिएबिलिटी की सर्विसेज कैसे रहती है, वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल यानी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स की सर्विस कहाँ दी जा रही है, कब दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। सेम लेक्चर सोच के देखिए, मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना। लेकिन तब के लेक्चर में, अब के लेक्चर में कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे कि ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था तो कुछ अलग एग्जांपल दिए हूँ, मे भी आज मैंने आपको कुछ अलग एग्जांपल दिए। वही टॉपिक अगर मेरे को सोचो एक बीकॉम के बच्चे को पढ़ाना होगा तो मैं उसको तो और डिटेल में पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये पहली बार पढ़ा हुआ चीज है ना। लेकिन क्योंकि आप नेट के स्टूडेंट्स हो तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने बीकॉम एमकॉम किया है, आपने ये सब चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत एकदम क्रिस्पी फॉर्म में, एकदम प्रिसाइज वे में अगर मैंने समझा दिया तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। लेकिन सोचिए अगर बीकॉम एमकॉम वालों को मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना हो तो मेरे को उसको एकदम ही डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये टॉपिक ही जिंदगी में पहली बार उस बुक में टच किया होगा। तो बहुत जरूरी है कि मैं वहां पे उसको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊं और आपको उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी कैसे पढ़ाऊं, एकदम प्रिसाइज वे में पढ़ाऊं, है ना। यानी सर्विस कैसे रहती है, वेरिएबल रहती है, ठीक है। एक सर्विस दूसरी सर्विस से अलग हो सकती है। आप सोच के देखिए, आप एक होटल में जाते हैं, आपको पता है कि ये होटल अच्छा फूड देती है, अच्छी सर्विस देती है, लेकिन हर बार क्या सर्विस एक्सपीरियंस सेम होता है? नहीं, 19-20 का फर्क तो होता ही होता है ना। कोई प्रोफेसर है आपको, जैसे मेरा सपोज यूट्यूब चैनल में से आप में से कई सारे लोग रेगुलरली देखते रहते हैं, लेक्चर्स में देखती हूँ तो हर बार क्या मैं सेम तरीके से पढ़ाती हूँ क्या? नहीं, ऑब्वियस है। कभी मेरी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ होता है, कभी आवाज प्रॉपर नहीं भी होता है, तो भी तो हमेशा क्या रहता है, कभी हो सकता है मेरा मूड नहीं हो या कभी होता है मेरा मूड बहुत अच्छा चल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस पे इम्पैक्ट आता ही आता है, राइट। इसलिए सर्विस कैसी रहती है, वेरिएबल रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। और कई बार आप इस वेरिएबिलिटी के वजह से ही आपको एक सर्विस पसंद आती है एक की, और सेम सर्विस दूसरे की नहीं पसंद आती है। जैसे आपको मेरे चैनल पे पीवाईक्यूज और लेक्चर्स पसंद आते हैं, मे बी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनके लेक्चर्स इतने शायद नहीं पसंद आते होंगे। क्यों? क्योंकि मे बी वो उतना डिटेल में नहीं कवर करते हैं, जो भी रीजन हो सकता है ना। तो इसलिए आपकी सर्विसेज कैसी रहती हैं, आपकी सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है, पेरिशेबल है और वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज के। आई होप ये टॉपिक क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये टॉपिक तो इजी है, समझ में आ गया, तो बस यहाँ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे। कैसे बेस्ड क्वेश्चन? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब आपको टॉपिक समझा है, मेरे एग्जाम्पल समझे हैं, तो आप फटाफट से कोई भी और भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 177 क्वेश्चन, टेली मार्केटिंग। टेली मतलब टेलीफोन मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ वायरल मार्केटिंग। नहीं, वायरल मार्केटिंग तो ऑनलाइन होनी है कि कोई रील बना दो, कुछ बना दो, पिक्चर डाल दो, कोई गाना बना दो और इंटरनेट पे डाल दो ताकि वो वायरल हो जाए, है ना। तो वो तो नहीं हो सकता। सोशल मार्केटिंग, नहीं भाई, टेलीफोन पे सोशल की कहां से बात होगी। आप टेलीफोन पे एक टाइम पे एक जन से बात करोगे, है ना, या कुछ एक ग्रुप से बात करोगे। दुनिया भर से सोशल, पूरी सोसाइटी से एक बार में बात कर पाओगे क्या? नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑब्वियसली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेली मार्केटिंग। जो आपका टेलीफोन मार्केटिंग है वो कैसा है? एक टाइप का डायरेक्ट मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि सोचिए अगर मैं आप में से किसी से फोन पे बात करती हूँ और आपके डाउट्स ना ऑन द स्पॉट फोन पे आपसे 1-on-1 क्लियर करती हूँ, तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट मार्केटिंग ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। टेलीफोन के थ्रू में डायरेक्टली आप तक पहुंच रही हूँ, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। जहां पे जो मार्केटर है, ठीक है, और जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। डायरेक्टली मार्केटर किससे बात कर रहा है? कंज्यूमर से बात कर रहा है वाया द टेलीफोन, इसलिए इसको बोलेंगे टेली मार्केटिंग। क्या है? एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट मार्केटिंग का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये तो, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 178 क्वेश्चन, इफ ऑन एन एवरेज 2 customers arrive at a shopping mall per minute, हर मिनट में, हर एक मिनट में एवरेज कितने कस्टमर आते हैं? 2 कस्टमर्स आते हैं ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक मिनट में 2 कस्टमर, ठीक है। What is the probability that in a given minute exactly 3 customers will arrive? बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ कि एग्जैक्टली 3 कस्टमर आएंगे। 2 की जगह पे अब कितने कस्टमर्स आ जाएंगे? एग्जैक्टली 3 कस्टमर आ जाएंगे। अब ये हमें
बताना है, ठीक है। सो ये आपसे अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है ना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.1804। कैसे वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको समझे। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी प्रोबेबिलिटी से प्रैक्टिकल पूछा जाता है, कभी इजी, इक्का दुक्का कभी हार्ड भी पूछा जाता है। तो आपको आता है फॉर्मूला, तो बस इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है? पॉइजन की P ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y ऑफ x e माइनस y डिवाइड बाय x फैक्टर, ठीक है। ये क्या है? ये जो साइन है ये मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। ये जो आप साइन देख रहे हो ऐसा वाला, ये क्या है? ये मीन है, एवरेज है, ठीक है। ई क्या है? यूलर्स कांस्टेंट है, यूलर का कांस्टेंट है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। ई की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है वैसे, है ना। जो ई है इसकी वैल्यू आपको वैसे भी क्वेश्चन में गिवन ही है ना। तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है ताकि आप सॉल्व करने में आपको इजी हो सके, है ना। चलिए, पी ऑफ कितना चाहिए पर मिनट? कितना चाहिए? एग्जैक्टली 3 चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है आपकी? 2 टाइम्स, है ना। एक बार में कस्टमर 1 मिनट में कितनी बार कॉल कर रहे हैं? 1 मिनट में कितनी बार कस्टमर्स आ रहे हैं? 2 कस्टमर्स आ रहे हैं, है ना। 1 मिनट में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। इनटू, अब क्या है? अब आप लोग देख लीजिए, इनटू ई, ई की वैल्यू कितनी है हमारी? ई की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितनी है? 0.135, 0.1353 माइनस 2, है ना, -2, है ना, डिवाइड बाय x कितना है? हमें कितनी बार चाहिए? 3 टाइम्स चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, हमें 3 टाइम्स चाहिए था ना, 2 तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें कितनी बार चाहिए? हमें तो 3 बार चाहिए, है ना। हमें 3 की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 3 बार आए, डिवाइड बाय 3 फैक्टर, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जो भी है 3 इंटू 0.1353 माइनस 2 पावर में, और 3 फैक्टर, 3 का फैक्टर कितना होता है? 6, 3 3 फैक्टर मतलब इंटू 3 3 क्या हो जाता है? 6। तो P ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा? 0.1804, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। बट यहाँ पे क्योंकि पॉइंट में है और थोड़ी गड़बड़, कैलकुलेशन थोड़ी ना इजी वाली नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है पेपर में, एक ही बार आया है, ठीक है। इस पेपर में इसके आगे और उसके पीछे कोई भी पेपर में इससे क्वेश्चन फिर से कभी नहीं पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको समझता है, आपको फॉर्मूला आती है, मैंने सॉल्व करके एनीवे आपको दिखा दिया है, आपको जमता है तो आपको क्या ये, अगर आपको नहीं जमता है, आपको लगता है कि एक ही तो क्वेश्चन एक ही किसी साल में आया था, उसके लिए हम बैठ के पूरा पूरा क्यों अपना टाइम वेस्ट करें या याद करें बैठ के फॉर्मूला को, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। पर टाइमिंग के लिए मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 179 क्वेश्चन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किससे डिटरमाइन होता है? अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सही से उनको ध्यान दे सके, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर, एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग काम करेंगे। तो नॉर्मली देखा गया है कि अगर एक पर्सन के अंदर 6 से 8 लोग काम करेंगे तो वो सुपीरियर, वो सुपरवाइजर क्या कर सकता है, अच्छे से ध्यान देके काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये
इससे डिटरमाइन होगा मैनेजर की ट्रेनिंग से, ऑब्वियसली, है ना, मैनेजर की पर्सनल क्वालिटीज से, सबऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग से, इससे भी होगा मैनेजर की पर्सनल क्वालिटीज कैसे है, वो कैसे बात करता है, कैसे उनके साथ बिहेव करता है ना। ट्रेड यूनियन का कोई पंगा ही नहीं, कितने लोग एक जन के अंदर काम करेंगे या कितने लोगों को एक जन संभालेगा, उसमें ट्रेड यूनियन की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जब हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखना है तो मैनेजर ने क्या ट्रेनिंग ली है, सबऑर्डिनेट्स की कैसी ट्रेनिंग हुई है, मैनेजर की क्वालिटीज कैसी हैं, पर्सनल क्वालिटीज यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर का बढ़ता उसकी पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड करेगा, है ना, कैसे मैनेजर बिहेव करता है अपने लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल क्वालिटीज से ही पता चलता है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन जैसी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, कितने लोग एक सुपरवाइजर के अंडर, एक सुपीरियर के अंदर होने चाहिए ताकि वो सुपरवाइजर अच्छे से अपना काम कर सके, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और इस नंबर को क्या डिसाइड किया गया है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को 5 to 6, ये 5 से 6 लोग रहेंगे अगर, ठीक है, तो हम उनको इजीली एक जन के अंडर, एक हेड के अंदर कितने लोग होने चाहिए, एक हेड के अंदर 5 से 6 लोग होने चाहिए ताकि वो सही से उनको संभाल सके, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 180th क्वेश्चन, इन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो एकदम मॉडरेट है, मॉडरेट है यानी बीच का है, मॉडरेट है यानी बीच का है, ठीक है। 50-50 है, यहाँ पे भी 50% है और यहाँ पे भी 50% है। Which of the following indicates the relationship among mean, median and mode? इनमें से mean, median, mode की रिलेशनशिप कौन बताता है? तो अब आपको इसकी फॉर्मूला याद होगी तो पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूला को मैंने कैसे याद किया था, सबसे छोटा कौन होता है, मीन, सबसे बड़ा कौन होता है, मोड, है ना। सबसे छोटा कौन होता है, मीन, सबसे बड़ा कौन होता है, मोड, बीच वाला कौन सा क्या होता है, मीडियन। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो माइनस, ठीक है। मीन, तू बहुत मीन है, तेरा तो मीडियन है ना, ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया, ठीक है। यहाँ 3 minus 2 ऐसे भी याद कर सकते हो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फॉर्मूला है, आपको बस याद होनी चाहिए। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, जहाँ पे 50-50% जो आपका बेल शेप्ड कर्व है वो इक्वली 50-50% डिवाइडेड होता है, ठीक है। ना पॉजिटिवली स्क्यूड है ना नेगेटिवली स्क्यूड है, एग्जैक्टली 50-50% चलता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये नहीं भी आता होता तो आपको फॉर्मूला अगर याद तो आपका काम बन जाता था। ये फॉर्मूला ही पूछी थी एक्चुअली आपसे, है ना, लेकिन घुमा के पूछी, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप में से ऑलमोस्ट 60% 50% लोग ऐसे हैं जो डेली लेक्चर्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।